स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू एकेडमी पर। और आज आप सभी के लिए जो टॉपिक लेके आए हैं हम वो है आपका एफस्पा। देखो एफस्पा क्या है। एफस्पा एक एक्ट है जो कि जो अनडिस्टर्ब्ड एरियाज होते हैं जहाँ पे इंसर्जेंसीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं वहां लगाया जाता है। तो इस एक्ट के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में और देखते हैं कि ये एफस्पा है क्या और कहाँ कहाँ लगाया जाता है। देखो अभी करंट में अगर हम कोई न्यूज देखें तो अभी करंट न्यूज जो हमारी ये है कि नागालैंड में कुछ इंसर्जेंसीज हो रही हैं और उसके पीछे कुछ लोग धरना प्रदर्शन तक कर रहे हैं कि आप कुछ भी करके ये एफस्पा एक्ट जो है आपका वो वापस कर लीजिए, कहने का मतलब रिपील कर लीजिए। तो अब देखते हैं कि ये एफस्पा एक्ट है क्या और ये क्यों ऐसा लोग बोल रहे हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। सॉरी, अब देखो एफस्पा इसकी फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। तो एक ये जो एक्ट है आपका वो है 1958 का। देखो इसमें एक शब्द लिखा हुआ है, पीछे एक्ट लिखा हुआ है। एक एक्ट और एक होता है बिल। एक्ट, कोई भी चीज एक्ट तब बनती है जब उससे पहले वो बिल होती है, बिल के बाद ही एक्ट बनता है। तो ऐसे ही अब इसके बारे में अगर हम देखें तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर बिल जो था वो दोनों के दोनों हाउसेस में, बोथ द हाउसेस पार्लियामेंट में, और इसको प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया था कब, 11 सितंबर 1958 को। क्या किया कि जो आपके प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, उन्होंने क्या कर दिया, इसको अप्रूव कर दिया। तो देन उसके बाद अगर हम बात करें कि इट became known as the Armed Forces Special Power Act in 1958। अब अप्रूव कर दिया, अप्रूव करने के बाद इसका नाम दे दिया गया क्या, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसको एफस्पा बोलते हैं, उसको 1958 में इसको ये एक्ट बन गया, कहने का मतलब। अब the act came into force in context of increasing violence in the northeastern states decades ago which the state government found difficult to contain। अब ये एक्ट सुनो, अब ये एक्ट आया तो इसको लाने की क्या जरूरत पड़ी, और इसको क्यों लाया गया। देखो इसको लाने के पीछे यही कारण था कि जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज जो है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं हमारे, तो वहां पर क्या थी, कुछ इंसर्जेंसीज वायलेंस होने शुरू हो गए थे। तो कहने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं आ रहा था स्टेट के, तो ये सब चीजें थी। तो ऐसा एक एक्ट लेके आया गया जिससे कि जो आर्म फोर्सेस होती हैं वो जाकर के वहां पर उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगी। तो इस एक्ट को लाया गया। तो विच द स्टेट गवर्नमेंट फाउंड डिफिकल्ट, जहां पर की स्टेट गवर्नमेंट क्या होते हैं वो भी बड़ी मुश्किल में आ जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाए। अब एफस्पा एक्ट की वजह से क्या होता है, देखो एफस्पा एक्ट जो होता है वो क्या करता है, गिव्स आर्म्ड फोर्सेस द पावर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। अब एफस्पा एक्ट जो है वो आर्म्ड फोर्सेस जो होती हैं हमारी, उनको पावर प्रोवाइड करता है। पावर प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए, वो इसलिए पावर प्रोवाइड करता है कि जाकर के जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। Then if we talk about they have the authority to prohibit a gathering of 5। अब इनके पास क्या अथॉरिटीज होती हैं, स्पेशल जो आर्म्ड फोर्सेस जो होती हैं इनके पास क्या अथॉरिटी होती है, इनके पास ये अथॉरिटी होती है कि ये वहां पर ऐसे वहां पर ये रोक सकते हैं कि 5 या 5 से ज्यादा लोग कहीं पर खड़े मिल गए तो उनके ऊपर चालान हो जाएगा या फिर जो भी उनके ऊपर कुछ एक्शन लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है। They have the authority to prohibit a gathering of 5 or more persons in an area, can use force or even open fire। यहाँ तक कि फोर्स को भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो फायरिंग भी कर सकते हैं। टू गिविंग ड्यू वार्निंग इफ दे फील अ पर्सन इज इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ। देखिए पहले क्या करेंगे, ये वार्निंग देंगे और वार्निंग के बाद ही पहले तो सीधा उन्होंने अपना जो रूल है उनका जो उन्होंने कहा कि 5 या 5 से ज्यादा लोग ना दिखें। फिर उसके बाद अगर फिर भी लोग दिखते हैं तो ये पहले क्या कि इसको वार्निंग देंगे। अगर वार्निंग नहीं दे तो वो ओपन फायर भी कर सकते हैं, अगर ऐसा उन्हें लगता है कि सामने वाला इंसान जो है वो लॉ को मानना ही नहीं चाहता है, उसको फॉलो ही नहीं करना चाहता है। ठीक, इफ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, अगर कोई सस्पिशन रीजनेबल है, मतलब कोई सच में कि ऐसा सस्पिशन हो रहा है उनको कि शक हो रहा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आर्मी कैन ऑल्सो अरेस्ट अ पर्सन विदाउट द वारंट। ठीक है, अब आर्मी क्या कर सकती है, अगर इस आर्मी को किसी के ऊपर शक है और वो जो शक है वो आपको रीजनेबल है, तो उसके ऊपर क्या कर सकता है कि आर्मी जो है
उस इंसान को विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकती है। एंटर और सर्च प्रेमिसेस विदाउट वारंट, किसी भी सर्च प्रेमिसेस में वो विदाउट वारंट भी सर्च भी कर सकते हैं कहीं पे भी जा करके। और यहां तक कि वो बैन द पोजेशन ऑफ अ फायर आर्म्स। अब जो को पोजेशन जो मतलब कि हो सकता है किसी के पास लाइसेंसी हथियार हो अपने, तो यहां तक कि वो उन लाइसेंसी हथियारों को भी बैन कर सकते हैं उस टाइम पर। जब एफ्स्पा एक्ट कहीं पर लगा हो तो वहां पे देखिए विदाउट वारंट वो सर्च कर सकते हैं, विदाउट वारंट वो अरेस्ट कर सकते हैं, और वो यहाँ तक कि वो उनके जो फायर आर्म्स, उनके जो आर्म्स रखे हुए हैं, जो हथियार उनके पास लाइसेंसी हथियार रखे हुए हैं, उनको तक वो बैन कर सकते हैं। ये इसमें एफ्स्पा एक्ट में किसके, आर्मी के पास पावर होती है। देन देखिए अब इसमें एक शब्द आया था यहाँ पर, मैं आपको दिखाऊं। देखिए यहाँ पर एक शब्द है आपका इन डिस्टर्ब्ड एरियाज, ये लिखा हुआ ना कि इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। तो हमको कैसे पता लगेगा कि कोई एरिया जो है वो डिस्टर्ब्ड पड़ा हुआ है? ओके, हमको कैसे पता लगेगा कि कोई एरिया जो है वो डिस्टर्ब है? तो देखिए अब डिस्टर्ब्ड एरियाज के बारे में अगर हम बात करें तो डिस्टर्ब्ड एरियाज में क्या है कि अ डिस्टर्ब्ड एरिया इज वन विच इज डिक्लेयर्ड बाय नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 3। ठीक है, अब डिस्टर्ब एरिया कौन सा होता है कि वो एरिया होता है जो कि नोटिफिकेशन के सेक्शन नंबर 3 में, एफ्स्पा का जो सेक्शन नंबर 3 है वहां पर लिखा हुआ है कि इट कैन बी इन्वोक्ड इन प्लेसेस वेयर द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन एड ऑफ सिविल पावर इज नेसेसरी। ठीक है, एन एरिया कैन बी डिस्टर्ब्ड ड्यू टू, अब ये जो एरिया जो होती है डिस्टर्ब किस तरीके से हो सकते हैं? अब इन एरिया कहीं पे भी मान लो कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी डिसबैलेंस हो रहा है, तो वहां पे इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? तो इसके पीछे इसके रीजंस हो सकते हैं क्या कि ड्यू टू डिफरेंसेस और डिस्प्यूट। यहां तक कि ये हो सकता है या तो डिफरेंसेस या फिर डिस्प्यूट होंगे लोगों के बीच में होंगे। अब ये लोग कौन से होंगे? ये दो हो सकता है कि ये जो लोग हैं ये दो अलग अलग रिलीजन के लोग हों, दो अलग अलग रेशियल्स के लोग हों, दो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हों, या फिर दो अलग अलग रीजनल ग्रुप्स हों, या फिर कास्ट या कम्युनिटीज हों, हो सकता है। अब देखिए लड़ाई कहाँ होती है, लड़ाई के कैसे हो सकती है? या तो रिलीजन के ऊपर लड़ाई होगी दो लोगों में, या फिर दो ग्रुप्स में, या रेशियल्स के ऊपर, मतलब काला और सफेद के ऊपर हो सकता है, रंग भेद जिसे हम बोलते हैं रेशियल। ठीक, या लैंग्वेज की मेरी लैंग्वेज अच्छी, मेरी लैंग्वेज सुपीरियर, इसके पीछे लड़ाई हो सकती है कुछ रीजंस में। और रीजनल ग्रुप्स में भी हो सकती है कि तुम वहां के हो, मैं यहाँ का हूं, तो हम आपको यहाँ क्यों रहने दें, कुछ ऐसा मतलब हीन भावना टाइप आ जाती है, तो देन वहां पर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। कास्ट के ऊपर लड़ाई हो सकती है, कम्युनिटीज के ऊपर लड़ाई हो सकती है। तो डिस्टर्ब्ड एरियाज यही एरियाज होते हैं जहां पर लड़ाइयां होने के चांसेस ज्यादा हो, मतलब लड़ाइयां कुछ ज्यादा ही हो सकती हैं, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। ऐसे जो एरियाज होते हैं वो सारे के सारे एरिया जो होते हैं उनको हम डिस्टर्ब्ड एरियाज में बोल सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी कैन डिक्लेयर द होल पार्ट ऑफ द। अब सुनो मेरी बात, अब ये अनडिस्टर्ब्ड एरिया तो हमने कह दिया कि चलो भाई कि हाँ कुछ ये जो एरियाज है वो डिस्टर्ब्ड एरियाज है। अब इन डिस्टर्ब्ड एरियाज को डिक्लेयर कौन करता है? इन डिस्टर्ब्ड एरियाज को डिक्लेयर कौन करता है? इन एरियाज को डिस्टर्ब करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, या फिर द गवर्नर ऑफ स्टेट का गवर्नर करेगा, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी। ये लोग जो हैं, तीन लोग जो हैं, ये किसी भी एरिया को क्या कर सकते हैं, उसको डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें आपसे कि मैं बात करूं कि द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वुड यूजुअली एनफोर्स दिस एक्ट वेयर नेसेसरी। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो होती है वो इस एक्ट को वहीं पर इन्फोर्स करती है जहां पर जरूरत है और बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तभी इफ नेसेसरी, वेयर नेसेसरी। ठीक है, अगर नेसेसरी है तो ही। बट देयर हैव बीन एक्सेप्शंस वेयर द सेंटर डिसाइडेड टू फोरगो इट्स पावर एंड लीव द डिसीजंस टू द स्टेट गवर्नमेंट। यहां तक कि अब यहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी ये हैं कि कहीं पर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऐसा जो डिसीजन है, ये डिसीजन कभी कभार क्या होता है, सेंटर जो है, सेंटर के पास ये अथॉरिटी है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी छोड़ सकता है कि भाई
तुम अपने हिसाब से इसको देख लो, चलो ठीक। देन उसके बाद वंस डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब, कोई भी एरिया अगर एक बार डिस्टर्ब्ड रीजन में डिक्लेयर कर दिया गया, द रीजन इज मेंटेन्ड एज डिस्टर्ब्ड फॉर पीरियड ऑफ 3 मंथ। अगर एक बार किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड रीजन में डिक्लेयर कर दिया तो उसको कम से कम नहीं तो 3 महीने तक, स्ट्रेट 3 महीने तक उसको डिस्टर्ब्ड लिस्ट में ही रखा जाता है, अकॉर्डिंग टू द डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल एक्ट। अब डिस्टर्ब्ड एरियाज में उसे 3 महीने के लिए रखता है, तो ये किस लॉ के हिसाब से होता है? ये लॉ होता है आपका द डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल कोर्ट एक्ट 1976। देखिए जितने भी ये जो ऐसे एक्ट टाइप आते हैं ना, ये इनको याद करना बहुत जरूरी होता है कि द डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल एक्ट 1976। ओके, तो इस एक्ट के मुताबिक क्या होता है, किसी भी एरिया को डिस्टर्ब घोषित किया जाता है, और डिस्टर्ब घोषित करने के बाद उसमें पूरे के पूरे स्ट्रेट 3 मंथ्स का, एटलीस्ट 3 मंथ तक हमको उसे डिस्टर्ब घोषित करके ही रखना पड़ता है। द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन सजेस्ट वेदर द एक्ट इज रिक्वायर्ड इन द स्टेट और नॉट। अब देखो सुनो, यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ बता सकती है, सिर्फ बोल सकती है, एडवाइस कर सकती है कि भाई यहाँ पर डिस्टर्ब एरिया घोषित करने की जरूरत है या नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ये कर सकती है। अब देन उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि आपका सुनिए, उसके बाद आती है हिस्ट्री ऑफ नागालैंड। देखो अब नागालैंड में क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है, नागालैंड के लोग ही धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये धरने पर बैठे हुए हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे देखो कुछ हिस्ट्री है, तो उस हिस्ट्री को आज हम देखते हैं कि ये हिस्ट्री है क्या। देखो द ब्रिटिश एनेक्स्ड असम इन 1926। अब ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने असम का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को अपने कब्जे में किया 1826 में, और 1881 में नागा हिल्स जो थी वो भी ब्रिटिश इंडिया के कब्जे में आ गई। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्रिटिश ने असम को कब्जे में किया 1826 में, और 1881 में नागा हिल्स जो थी वो भी किसके, ब्रिटिशर्स के अंडर आ गई। अब 1946 में नागा नेशनल काउंसिल, 1946 में नागा नेशनल काउंसिल एनएनसी बनी, किसकी लीडरशिप में, किसके, अंगामी जपू फीजो के नाम, फीजो की लीडरशिप में क्या बनी, नागा नेशनल काउंसिल। अब नागा नेशनल काउंसिल ने क्या किया, नागा नेशनल काउंसिल ने अगस्त 14, 1947 को नागालैंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया। इट डिक्लेयर्ड द नागालैंड एज द इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया 14 अगस्त 1947 सॉरी। सो जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारा देश हुआ कितना, 15 अगस्त 1947, उससे एक दिन पहले ही इन्होंने क्या करा कि नागालैंड को भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया। किसने, अंगामी जपू फीजो ने। ये किसके लीडर थे, ये थे नागा नेशनल काउंसिल के लीडर। अब मार्च 22, 1952 को फीजो ने क्या किया, एक अंडरग्राउंड नागा फेडरल गवर्नमेंट बनाई। ठीक है, फाउंड अंडरग्राउंड नागा फेडरल गवर्नमेंट एनएफजी एंड नागा फेडरल आर्मी। अब दोनों चीजें बना ली है, नागा फेडरल गवर्नमेंट भी बना ली है और नागा फेडरल आर्मी भी बना ली है। ठीक है, अब जिन्होंने कितनी तारीख को ये बनाई, ये मार्च 22, 1952 को इन्होंने ये बना ली। चलिए देन उसके बाद अगर मैं बात करूं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट द आर्मी टू डील विद द इंसर्जेंसी एंड इन 1958 आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट वाज इनेक्टेड। अब सुनो, उसी टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि अपनी आर्मी भेजी इंसर्जेंसी को कंट्रोल में लाने के लिए। फिर उसके बाद 1958 में क्या हुआ कि हमारा जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट है वो आ गया। अब जैसे ही वो आया तो नागा हिल्स अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, नागा हिल्स क्या है, नागा हिल्स जो है एक असम की एक डिस्ट्रिक्ट है जो विच वाज अपग्रेडेड टू द नागालैंड स्टेट इन 1963। अब नागालैंड स्टेट के रूप में 1963 में इसको अपग्रेड कर दिया गया असम की। और नवंबर 11, 1975 को गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट गॉट अ सेक्शन ऑफ एनएनसी लीडर टू साइन द शिलोंग अकॉर्ड। ठीक है, अब शिलोंग अकॉर्ड यहाँ पे साइन होने वाला है।
देखिए 11 नवंबर 1975 को गवर्नमेंट गॉट द सेक्शन ऑफ द एनएनसी लीडर्स। एनएनसी लीडर कौन है? नागा नेशनल काउंसिल वाले लीडर्स हैं। तो उन्होंने क्या है, शिलोंग अकॉर्ड के लिए साइन करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा, अंडर विच द सेक्शन एनएनसी एग्रीड टू गिव अप द आर्म्स, जिसके मुताबिक अब शिलोंग अकॉर्ड जो है, ये जो शिलोंग अकॉर्ड है आपका, इसके मुताबिक क्या हुआ कि जो नागा के जो नागालैंड जो नागा नेशनल काउंसिल के जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि इसमें साइन करना था कि वो अपने आर्म्स जो थे, अपने हथियारों को छोड़ देंगे। तो ये था इसमें। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि a group of about 140 members led by Thwinglang Muvia, who were at the time in the China, refused to accept the Shillong Accord and formed the National Socialist Council of Nagaland NSCN in 1980। अब देखो शिलोंग अकॉर्ड हमारा साइन होने वाला था यहाँ पर, है ना। शिलोंग अकॉर्ड क्या कह रहा था? शिलोंग अकॉर्ड के मुताबिक अब नागालैंड की जो नागा नेशनल काउंसिल के जो भी मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स को अपने हथियार छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन 140 लोग जो कि थ्वांगलैंग मूविया, जो उनके लीडर थे, 140 लोग, थ्वांगलैंग मूविया लेड बाय थ्वांगलैंग मूविया, तो थ्वांगलैंग जो थे इनके ही अंडर में आकर के 140 लोगों ने, जो कि who were at that time in China, जो कि उस टाइम पे चाइना में थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम शिलोंग अकॉर्ड को भैया एक्सेप्ट नहीं करते, और उन्होंने बना लिया क्या? नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इन 1980 उन्होंने बना लिए। फिर 1988 में क्या हुआ? 1988 में द NSCN स्प्लिट इनटू NSCN IM। अब 1988 में ये टूट गई। NSCN जो बनी थी, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जो बनी थी, तो ये क्या टूट गई। अब ये टूटी किस में? एक NSCN IM में और एक NSCN K में। आफ्टर वायलेंट क्लैश, इनके बीच में क्लैश होने के बाद में, इनके बीच में लड़ाई हो गई, इनमें फूट पड़ गई, और फूट पड़ने के बाद ये दो दलों में टूट गए। अब दो दल कौन से थे? एक था NSCN IN, एक NSCN IM और एक NSCN K, ठीक है। While the NNC begin to fade away, अब क्या हुआ? जैसे ये दो दल बने तो नेशनल नागालैंड काउंसिल जो थी आपकी, नेशनल नागालैंड काउंसिल जो थी, वो क्या कर दी? वो खत्म सी होने लग गई, मतलब फेड अवे होने लगी। The NSCN IM came to be seen as a mother of all insurgency। अब देखें तो जो उस क्षेत्र में, उस जगह में जो भी इंसर्जेंसीज होते हैं, इन सब के पीछे का जो रीजन जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा इस चीज इन सब में जो जिसका हाथ रहता है, वो रहती है हमारी NSCN IM, ठीक है, जो उस रीजन में होती है। अब NSCN IM seeks a greater Nagaland comprising of all contiguous Naga inhabited areas, ठीक है। कंप्राइजिंग NSCN IM जो है ये क्या ग्रेटर नंगलिंग को सीख करती है, और यहाँ पे इसमें कौन कौन है? इसमें सारे के सारे कंटीजियस नागा इनहेबिटेड एरियाज जो है, वहां पर ये सारी NSCN IM जो है अलॉन्ग विद द नागालैंड दैट इंक्लूडेड सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये नागालैंड के साथ ही साथ कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि असम का, अरुणाचल प्रदेश का, मणिपुर का, यहाँ पर भी ये अपना, और कुछ एज ऑल्सो अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ म्यांमार, यहाँ तक कि म्यांमार तक में ये फैली हुई है। अब हम बात करें स्टेट अंडर द एफ्सपा। अब ऐसी कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो एफ्सपा एक्ट के अंडर में आती हैं? इट इज इफेक्टिव इन द होल ऑफ द नागालैंड। देखो नागालैंड में, असम में, मणिपुर में तो इफेक्टिव है ये पूरे के पूरे नागालैंड, असम और मणिपुर में। अब कुछ एक्सक्लूडिंग भी है, कुछ एक्सक्लूडिंग लाइक 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इम्फाल की जो 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनको छोड़ करके नागालैंड, असम, मणिपुर की जो आपकी जो इम्फाल की जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनको छोड़ करके, और कुछ पार्ट अरुणाचल प्रदेश का भी है, ठीक है ना। कौन कौन से हो गया? एक नागालैंड हो गया, एक मणिपुर हो गया, दूसरा आपका एक नागालैंड, असम, मणिपुर, दूसरा अरुणाचल प्रदेश भी है। अब अरुणाचल प्रदेश द इम्पैक्ट ऑफ आफ्सपा वाज रिड्यूस्ड टू 8 पुलिस स्टेशंस। अब अरुणाचल प्रदेश में जो आफ्सपा का जो इम्पैक्ट था वो कम करके 8 पुलिस स्टेशन तक में ही छोड़ दिया गया है। और ये जो एक्ट है जम्मू कश्मीर में भी है, लागू होता है। देन
हम बात करें कि इसके पीछे कंट्रोवर्सीज भी हैं। देखो कंट्रोवर्सीज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एप्सपा। अब एप्सपा की एप्लीकेशन जब होती है तो उसके ऊपर क्या होता है कि कुछ विवाद खड़े हो जाते हैं। तो विवाद जब खड़े होते हैं तो उन विवादों के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि द एक्ट प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी पर्सनल विद एब्सोल्यूट पावर्स विदाउट बीइंग अकाउंटेड फॉर। This leads to various atrocities and human right violation by the security agencies। इसमें देखो लिखा एक्ट प्रोवाइड द सिक्योरिटी पर्सनल विद एब्सोल्यूट पावर्स। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो एक्ट है ये सिक्योरिटी पर्सनल मतलब आर्मी को इतनी पावर दे देता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके कारण क्या होता है कि अत्याचार और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कुछ ज्यादा ही होने लगता है। ठीक है, ये बात एकदम सही है। जब आपने आर्मी को पूरी की पूरी पावर दे दी कि वो जो करें जो चाहे वो कर सकते हैं, बस क्या करना है उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। ठीक है, अब वो कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके पीछे आपको क्या पता, आपने एक तो सबसे पहला आपने जो उसमें ऑर्डर उसमें एक जो सेक्शन आपने दे दिया, एक पॉइंट दे दिया है कि वो बिना वारंट के सर्च कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं और यहाँ तक कि अरेस्ट कर सकते हैं। तो आप इससे सोच सकते हो कि अगर आर्मी के कुछ पर्सनल्स के बीच में कुछ जगह के क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही भावना हुई, वैसे होनी नहीं चाहिए लेकिन अगर हुई तो वो क्या विदाउट वारंट सबको अंदर कर देंगे, है ना। तो ऐसा हो सकता है। तो ये जो एब्सोल्यूट पावर्स आपने दे रखी हैं ये ठीक नहीं है भाई। इसकी वजह से क्या होता है कि एट्रोसिटीज और ह्यूमन राइट वायलेशन सिक्योरिटी एजेंसीज का होता है। एप्सपा वायलेट्स द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। देखो अब एप्सपा जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो यूडीएचआर है इसको वायलेट करता है। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आईसीसीपीआर को भी वायलेट करता है। और कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर इंडिया इज अ सिग्नेटरी। ठीक है, अब देखो कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर जो है इसमें क्या इंडिया ने सिर्फ साइन कर रखा है, इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया है। ठीक है, इंडिया ने सिर्फ इसको सिग्नेचर करें, इसकी सिग्नेटरी करी है, इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया है। अब कुछ कमेटी है जैसे बीपी जीवन रेड्डी कमेटी है, इन्होंने क्या करा कि इन्हें एग्जामिन किया है कि रिलेशन इन द नॉर्थ ईस्ट इन 2005 इन्होंने रिलेशंस के बीच में एग्जामिन किया। और वीरप्पा मोइली रिपोर्ट भी आई थी, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट कमीशन ऑफ 2007। इन दोनों ही रिपोर्ट ने या फिर इन दोनों इस बीपी जीवन रेड्डी कमेटी ने और वीरप्पा मोइली रिपोर्ट ने एक ही चीज रिकमेंड की कि द एक्ट शुड बी रिपील्ड। ठीक है, दोनों इन्होंने जो बीपी जीवन रेड्डी की जो कमेटी थी इसने भी यही कहा कि भैया एक काम करो इस एक्ट को ना रिपील कर लो, वापस ले लो यार, ये ठीक नहीं है। देन वीरप्पा मोइली रिपोर्ट ने भी यही कहा कि इस एक्ट को वापस ले लो। द रिपोर्ट ऑफ जस्टिस वर्मा कमेटी इन 2013। अब 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी की जो रिपोर्ट आई और द जस्टिस हैज कमीशन 2013 और एक आपकी जस्टिस हैज कमीशन 2013 की आई है। इन्होंने क्या किया, सपोर्टेड द नीड टू एड्रेस द अब्यूजेस कमिटेड अंडर द एप्सपा। उन्होंने सपोर्ट किया है कि नीड टू एड्रेस द अब्यूजेस, जो आपके अब्यूजेस हुए हैं कमेटी में एप्सपा के, तो उसको एड्रेस किया। और एंड द इफेक्टिव इम्प्यूनिटी एंजॉयड बाय द सिक्योरिटी एंड द इफेक्टिव इम्प्यूनिटी एंजॉयड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। और इसमें बोला है कि यार जो आपने इतनी छूट दे रखी है ना उसको थोड़ा खत्म करो, उसको कम करो या फिर खत्म करो, इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। आपने इस एक्ट के थ्रू आर्मी को बहुत ही ज्यादा छूट बहुत ज्यादा दे रखी है। देन सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड हैज कमीशन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि हैज कमीशन को 2013 में अपॉइंट किया। फाउंड दैट ऑल द 7 डेथ्स इन द 6 केसेस इज investigated by extrajudicial executions and also said that AFSPA was widely abused by security forces in Manipur। अब देखो हैज कमीशन रखी गई, उसमें 6 केसेस आए, 6 केस को इन्वेस्टिगेट किया गया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्होंने ये देखा कि एप्सपा के चलते सिक्योरिटी फोर्सेस ने मणिपुर में बहुत ही ज्यादा अब्यूज किया है इस एक्ट को। ठीक है, इसका नाजायज फायदा उठाया है, ये चीज इसमें देखी भाई साहब। देखिए अब नीड फॉर एप्सपा की जरूरत क्यों है। देखिए एप्सपा की जरूरत क्यों है कि आर्मी is of the opinion that the AFSPA is absolutely essential to combat insurgency in the country and protect the borders।
आर्मी का देखो सीधा ओपिनियन होता है कि एफस्पा बहुत ही जरूरी है किसी भी इंसर्जेंसी वाले क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए और या फिर अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। It is a violent insurgency. Security forces cannot operate without the cover of AFSPA. Without it, there would be the hesitations which would work to the advantage of insurgents. ठीक हो, अब इंसर्जेंसी को रोकने के लिए क्या है कि यार मैं मतलब किसी को भी अगर कहीं पे कुछ अपनी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है तो उसको एक ऐसा मतलब कोई पीछे से बैक तो मिलनी चाहिए ना कि यार अगर कुछ भी हो जाता है तो इसको ये पीछे वाला बंदा मेरे जो खड़ा हुआ है ये मुझे बचा लेगा। तो कहने का मतलब अगर आर्मी जाकर कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहेगी और किसी तरीके से कुछ उल्टा सीधा होता है तो वो किसके बिहाफ पे बोलेगी कि हाँ हमने इसके बिहाफ पे हमने ये सब किया। तो ऐसा एक एक्ट होना ही चाहिए जिसके बिहाफ पे वो इंसर्जेंसीज को, जहां भी इंसर्जेंसी हो रही है वहां पे उसको कंट्रोल करे। तो एफस्पा की यहाँ पे जरूरत है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, हेजिटेशन होगी लोगों को कि यार मतलब इसको अरेस्ट करूं या ना करूं, और करूं तो किस बिहाफ पे करूं, ऐसा कुछ हो जाएगा अगर ये एफस्पा ना हो। देन आर्मी ऑफिशियल्स आल्सो साइड द नीड टू प्रोटेक्ट द मोरल एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द आर्मी एज रीजंस नॉट टू स्क्रूटनाइज एलिगेशंस अगेंस्ट आर्मी पर्संस। ठीक है, आर्मी ऑफिशियल्स कहते हैं ऑल्सो साइट दैट द नीड टू प्रोटेक्ट द मोरल एंड इंटीग्रिटी ऑफ द आर्मी। अब आर्मी ऑफिशियल्स ये भी कहते हैं कि यार देखिए आर्मी को मोरल और इंटीग्रिटी, आर्मी की जो मोरल और इंटीग्रिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करना है एज द रीजन नॉट स्क्रूटनाइज एलिगेशंस अगेंस्ट द आर्मी पर्सन। अब इसके पीछे क्या है कि इसको मोरल को और इंटीग्रिटी को भी करना है ताकि कोई दूसरा इंसान आर्मी के ऊपर ना कोई लांछन लगाए, है ना, ये हो सकता है। अब सुनिए, अब इसमें देखो ठीक क्या कर सकते हैं हम, वे फॉरवर्ड में इसमें क्या हो सकता है कि क्या चीजें ठीक कर सकते हैं। एफस्पा शुड बी अमेंडेड टू मेक इट मोर कंप्रेहेंसिव। अब देखो एफस्पा को अमेंड करना चाहिए, कहने का मतलब इसमें कुछ सुधार करने चाहिए कि इसमें कुछ थोड़ा सा मोर कंप्रेहेंसिव बनाना चाहिए, विच एलेबोरेट द रूल्स विद रिस्पेक्ट टू मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कि रूल्स हों जिसमें जो बताए कि आपको इन्वेस्टिगेशंस के क्या मैनर हैं, एलिग्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द एलिग्ड ह्यूमन राइट वायलेशंस टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग अब्यूज्ड, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जो पॉसिबिलिटी जो है कि वो अब्यूज किया जाता है वो एक्ट, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। द आर्मी शुड व्यू ह्यूमन राइट वायलेशन एज द बिगर थ्रेट टू इट्स क्रेडिबिलिटी एंड इट्स स्टेलर record in fighting insurgencies over the last 62 years. It must re-establish the credibility of its legal system to deal with the problem. ठीक है, the army should view human rights violations as the biggest threat to its credibility. अब आर्मी को क्या है कि ह्यूमन राइट वायलेशंस को व्यू करना चाहिए as the biggest threat to the credibility, and its stellar record is fighting insurgencies over the last 62 years. It must re-establish the credibility of its legal system to deal with the problems. उसको क्या है कि अपनी credibility जो है उसको legal system के थ्रू क्या करना पड़ेगा, establish करना पड़ेगा। Then army should put in public domain detail of all court martials held with respect to human rights violations. It must sincerely carry out fresh investigations into all alleged cases of human rights violations in Manipur and elsewhere. Then government should try to resolve the long running insurgencies. जो गवर्नमेंट है उसको ट्राई करना चाहिए कि लॉन्ग जो इतने टाइम से इंसर्जेंसीज चल रही है नॉर्थ ईस्ट में उसको किसी तरीके से ठीक किया जाए, उनके साथ में बातचीत की जाए और उससे वो इंसर्जेंट ग्रुप जो है उनके साथ बातचीत करके उसको थोड़ा खत्म किया जाए। देन डेवलपमेंट डेफिसिट इन नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट करना चाहिए, वहां पे डेवलपमेंट की कमी है नॉर्थ ईस्ट में।
इन द रीजन इज ऑल्सो सेड टू बी द मेजर रीजन फॉर द इंसर्जेंसीज, ये भी एक रीजन है जिससे कि इंसर्जेंसीज होती हैं। गवर्नमेंट दस शुड टेक अर्जेंट स्टेप्स to create the new avenues of the growth through industrialization and infrastructural development। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, इससे भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसके साथ ये आपका जो एफ्सपा है, एफ्सपा खत्म होता है। आपको जैसा भी ये लगा हो, आपको अगर ये जो है ये जो कंसेप्ट है आपको, या फिर ये जो एक्ट है आपको जैसा भी लगा हो, ये वीडियो जैसी भी आपको लगी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो लाइक करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।